गुड डे मित्रों, मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मनोविज्ञान मनोविज्ञान के विकास की चरण में जब हम लोग देख रहे थे उसकी 6 अवस्थाओं में, तो उसमें से 5वीं अवस्था जिसको हम लोग मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस के क्रम में देखे थे, जिसे सिगमंड फ्रायड जी ने प्रस्तुत किया था, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए हम लोग आज जानना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से ऐसी मुख्य मुख्य बातें हैं जो मनोविश्लेषणवाद में, जिसके तहत किसी व्यक्ति के, किसी बालक के संतुलित विकास के लिए उसके विश्लेषण के लैंगिक स्वभावगत स्थितियों के डेवलपमेंट के चलते उसके चतुर्मुखी विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिससे इसमें से प्रश्न निकाल के पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद, जिसे सिगमंड फ्रायड महोदय, जो 1856 से 1939 तक जिनका जीवन काल रहा है, लगभग 1920-21 के समय उन्होंने इस वाद को प्रस्तुत किया था। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि यह मनोविज्ञान के 6 चरणों में 5th नंबर पे आता है। जैसे हम लोग देखे थे कि संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद, हार्मिकवाद, मनोवृत्तवाद। इस क्रम में हम लोग जो देखे थे उसमें मनोविश्लेषणवाद कभी कभी ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसको गहराई से पूछने पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उस गहराई के खंडों को हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इसमें इन्होंने 4 मुख्य चरणों में इस पूरे मनोविश्लेषणवाद को प्रस्तुत किया है। ये 4 चरण में पहला चरण है स्थलाकृतिक मॉडल, जिसे हम लोग टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, कि मानव मन की अवस्थाओं, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है मानव मन की अवस्थाओं। तो उसमें 3 स्तरों के, मन के 3 स्तरों की बात की गई है, जिसे हम लोग स्थलाकृत मॉडल के रूप में देखते हैं। और इसमें सबसे पहला है चेतन अवस्था, मानव मन की चेतन अवस्था। दूसरा है अर्धचेतन अवस्था, जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं। और तीसरा है अचेतन अवस्था, जिसे हम अनकॉन्शियस स्टेज कहते हैं। और इसका जब एक हम कॉलम बनाते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसका जो प्रभाव पड़ता है इन तीनों मन के स्तर का, तो वो सबसे अधिक अचेतन मन की अवस्था का पड़ता है, जो उसके व्यक्तित्व डेवलपमेंट में 90% भागीदार होता है। और 10% चेतन अवस्था के आधार पर व्यक्ति अपना कार्य व्यवहार देखता है। और अर्धचेतन की स्थिति इन दोनों के बीच में एक हिंज की स्थिति बनाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहला इनका जो संरचना का क्रम देखा, मन की स्थिति को देखा, तो मन के 3 प्रकारों को उन्होंने डिस्कस किया है, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, जिसमें अनकॉन्शियस या अचेतन अवस्था को सिगमंड फ्रायड जी ने सबसे अधिक महत्व दिया है। यहाँ प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मन की किस अवस्था को सिगमंड फ्रायड महोदय ने सबसे अधिक महत्व दिया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इनके दूसरे चरण पे। तो गत्यात्मक मॉडल की बात होती है, जिसे हम लोग मोटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये मन के गत्यात्मक स्थिति को प्रदर्शित करता है कि किस स्टेज में बालक का या व्यक्ति का क्या मन की गति होती है, और उसे बालक के संतुलित व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक मानते हैं सिगमंड फ्रायड महोदय। तो इसमें पहली स्थिति है उपाहम की, जिसे हम लोग ईद कहते हैं। दूसरा है अहम की, जिसे हम ईगो कहते हैं। और तीसरा इनका गतिक स्थिति है पराहम या सुपर ईगो की, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में मनोविज्ञान के विकास में हम लोग चर्चा किए थे। इसमें उपाहम या ईद की स्थिति इच्छा पे निर्भर करती है। इच्छा वो चाहे नैतिक हो अनैतिक हो, सिर्फ और सिर्फ बालक का आनंद प्राप्ति ही उसका उद्देश्य होता है। जब इस प्रकार मन की स्थिति बने तो उसे हम उपाहम या ईद की कहते हैं। यह अचेतन मन से सबसे अधिक संबंधित होता है। दूसरी स्थिति है अहम की, इसे ईगो के नाम से हम जानते हैं।
यह व्यक्तित्व का कार्यवाहक होता है कि व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में, व्यक्तित्व को दिशा निर्देशित करने में यह अहम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में अहम ही ऐसे मन की गति होती है जो उपाहम और पराहम दोनों को संतुलित विकास के लिए आवश्यक होता है। जब अहम की स्थिति मजबूत रहती है तो इन दोनों में स्थितियों में एक नियंत्रण होता है। उस नियंत्रण के आधार पे व्यक्ति का व्यक्तित्व संबंधित विकसित होता है। तो और यह व्यक्तित्व के कार्यवाहक के रूप में जाना जाता है। तीसरी स्थिति है पराहम की मित्रों। इसमें व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, अर्थात यह नैतिकता को सबसे अधिक महत्व देता है। इसे हम लोग चेतन या कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इनके दूसरे स्तर को देखें जिसे हम लोग गत्यात्मक मॉडल के रूप में जानते हैं। तीसरी स्थिति है इनकी मन के आधार पर चिंतन की स्थिति या चिंता की स्थिति को उन्होंने कैसे व्यक्त किया है। एंजाइटी कहते हैं इसे हम लोग, दुश्चिंता जिसे कहते हैं। और वह दुश्चिंता यह दुखद अवस्था है। वास्तव में बालक के विकास में कब कब ऐसी स्थितियां आती हैं जब वो स्ट्रेस से और तनाव से, टेंशन से बहुत भयभीत होता है और वह अपने को स्वतंत्र नहीं महसूस कर पाता। उन स्थितियों को कैसे कैसे वो समझने करने की कोशिश करता है या फिर वो कैसे लक्षण होते हैं, इसकी व्याख्या फ्रायड जी ने किया है। यह एक दुखद अवस्था है। यह वास्तविक दुश्चिंता के रूप में व्यक्त होता है। इसका पहला चरण जब हम वायु वातावरण जैसे भूकंप आ जाना, आग लग जाना, सांप देख लेना, कोई भयानक जानवर सामने आ जाना, उस स्थिति में जब मन की स्थिति आती है जिसे हम साइंस की भाषा में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन की प्रक्रियाजन्य स्थिति को देखते हैं, उसे हम रुको और भागो की स्थिति कहते हैं, लड़ो या भागो की स्थिति कहते हैं। वो स्थितियां यहाँ व्यक्त की गई हैं मेंटल मैकेनिज्म या दुश्चिंता के रूप में। तो वो वास्तविक दुश्चिंता का एक पहला चरण होता है। दूसरा है तंत्रिका तापी दुश्चिंता, और यह जो है यह नर्वस सिस्टम पे आधारित होता है। उपाहन की प्रवृत्ति ईद से खतरा होता है। यहाँ खतरा इस रूप में होता है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है। वह सिर्फ आनंद की स्थिति प्राप्त करने के चलते वह अपने इंद्रियों पे बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वहां स्थितियां तंत्रिका तापी दुश्चिंता के रूप में जानी जाती है। और तीसरा है नैतिकता संबंधी दुश्चिंता, जिसे हम अहम को पराहम से दंडित किया जाता है। जैसे अति नैतिकता, जैसे हम लोग बात किए कि पराहम जो है वह व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। तो जब हम पराहम की स्थिति से अहम को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, अर्थात मन की कई इच्छाओं को जब हम नैतिकता को आधार मानते हुए उसको इग्नोर करते हैं, तो उस स्थिति में ये कहा जाता है कि हम नैतिकता संबंधी दुश्चिंता से प्रभावित होता है। उस समय व्यक्ति या बालक प्रभावित होता है इस दुश्चिंता से कि नैतिकता उसे परेशान कर रही होती है कहीं न कहीं, नहीं तो अपने मन को अपने आप को खुल के जीने की इच्छा उसे भी चाहती है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं जैसे लज्जा, आत्मदोष, इन स्थितियों से गुजरना, लज्जा के चलते, सामाजिक लज्जा के चलते और अपने आत्मा के मन को न दबाने की स्थिति के चलते वह कई इच्छाओं को अपने सप्रेस कर देता है। इस स्थिति में दमन, प्रतिगमन और स्ट्रेस, टेंशन, इन स्थितियों से बालक गुजरता है। तो हम लोग इसको व्यवहार की भाषा में जब हम कह सकते हैं बालक के विकास की वह अवस्था किशोरावस्था होती है, जिसमें इस स्थिति में बालक गुजरता है। अंत में हम लोग इनके सिगमंड फ्रायड जी के एक और चरण पे बात करते हैं जिसे उन्होंने मनोलैंगिक विकास के रूप में डेवलप किया है। इसे हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कहते हैं। यह साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एक तरह से व्यक्तित्व का निर्धारक भी माना जाता है। यह इसे मनोविज्ञान की भाषा में इस बल को लिबिडो कहते हैं, और इस लिबिडो बल के चलते उसका व्यक्तित्व डेवलप होता है। इसे सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि वास्तविक अंदर से निर्धारक यह मूल प्रवृत्ति परक मनोलैंगिक विकास होता है। तो इसको उन्होंने 5 चरणों में इसको बताया है। इसमें पहला चरण है मुखावस्था या ओरल स्टेज,
जो कि प्रथम वर्ष में निर्धारित होता है। दूसरी अवस्था है गुदावस्था या एनल स्टेज, जो तो पहले प्रथम वर्ष से तीसरे या चौथे वर्ष तक चलता है। अगला है लिंग प्रधानावस्था या फैलिक स्टेज, जो 3 से 7 वर्ष तक चलता है। अगला है लिटेंसी स्टेज या अव्यक्तावस्था, और अंत में हम कहें जनेंद्रिय अवस्था या जेनाइटल स्टेज। इन 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं से गुजरता हुआ बालक का विकास होता है, जिसे मनोलैंगिक विकास के रूप में फ्रायड जी ने माना है। फ्रायड मन की स्थितियों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाए हैं। हाँ, उन्होंने विद्यार्थियों के यहाँ तक उन्होंने बातें किया है, लज्जा, आत्मदोष, सप्रेशन, रिग्रेशन, इन स्थितियों की बताया है। लेकिन वास्तव में फ्रायड जी ने किशोरावस्था के उस टेंशन, उस स्ट्रेस को बहुत अच्छे से आगे डेवलप नहीं किए हैं। वहां वो चुप रह जाते हैं, जिसे आगे चलकर उनकी पुत्री अन्ना फ्रायड ने अच्छे से बताया है, जिसे उन्होंने सीधे तौर पर, जैसे स्टैनले हॉल महोदय ने अपनी परिभाषा में कहा है कि किशोरावस्था संघर्षों, तूफानों और तूफान की अवस्था होती है। तो उसे अन्ना फ्रायड जी ने अपनी भाषा में बताया है कि इस स्थिति में आके किशोर वय विद्यार्थी या बालक अपनी स्थितियों में वह तनाव और संघर्ष से गुजरते हैं। तो इस प्रकार एक संतुलित मन के विकास के और व्यक्तित्व के विकास का एक खाका तैयार करने का बहुत ही अच्छा प्रयास मनोविश्लेषणवाद के तहत सिगमंड फ्रायड महोदय ने किया है। मित्रों, इन 4 चरणों से अगर आप अच्छे से इस पर विचार करेंगे तो प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनको हम एक बार अच्छे से देख लेंगे तो इन जैसे लिबिडो शब्द से, दुश्चिंता की इन स्थितियों से, गत्यात्मक मॉडल की इस स्थिति से, व्यक्तित्व के कार्यवाहक से और नैतिकता के कमांडर से, और इन स्थितियों चेतन, अचेतन और अवचेतन की स्थितियों से प्रश्न निकल के पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।